नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने पिछले 6 वर्षों में गांवों के लिए जितना कार्य किया है वो पिछले 6 दशक में भी नहीं हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाथरस घटना मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86% से अधिक हुई। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नडाल का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से और अबुधाबी में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6,62,000 गांव के लोगों को चरणबद्ध रूप से संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं भी मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री ने उन लाखों लोगों को बधाई दी जिन्होंने अपने मकानों के लिए संपत्ति कार्ड प्राप्त किए। श्री मोदी ने कहा कि ये कदम देश के गांवों के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। संपत्ति कार्ड की ये योजना गांव में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि गांव में ऐसे बहुत से युवा हैं जो स्वयं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं। संपत्ति कार्ड को दिखाकर वे अब आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आज जिनको ये लाभ मिला है उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है, आत्मसम्मान जग गया है। आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए सर्वाधिक खुशी होती है। आपका आनंद मेरे आनंद का कारण होता है। आपके जीवन में भविष्य की सपने सजाने का जो अवसर पैदा हुआ है वो मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जितने खुश आप हैं उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि आज मेरे 1 लाख परिवार आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ, अपनी संपत्ति के कागज के साथ दुनिया के सामने विश्वास से खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में घरों और जमीन के मालिकाना अधिकार बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड होगा तो नागरिकों में विश्वास भी बढ़ेगा और वे निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश में बहुत सी कमियों को दूर करने का लगातार काम किया गया है। आज देश में बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है और लोग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों में गांवों के लिए जितना कार्य किया है वो पिछले 6 दशक में भी नहीं हुआ। जितना काम पिछले 6 वर्षों में किया गया है उतना आजादी के 6 दशकों में भी नहीं हुआ। 6 दशक तक
गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। राममिलन जी, जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को, आपको इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत खुशी की बात है साहब कि ये घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं और इससे हम कर्ज ले सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नहीं, पहले आपको अपने घर या जमीन को लेकर किस प्रकार की समस्याएं आती थी, क्या मुसीबत आती थी? सर, मेरे पास कोई कागज नहीं था, अब पक्का कागज मौजूद मिल गया है। ये 1 लाख संपत्ति कार्ड धारक देश के 6 राज्यों के 763 गांव के निवासी हैं। इनमें 346 उत्तर प्रदेश से, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और 2 कर्नाटक से हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड संबंधी उपायों को अपनाकर सुरक्षित रहने का भी संदेश दिया। इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए और आप भी बीमार न हो, आपके गांव में भी बीमारी न घुसे, इसके लिए हम सबको चिंता करनी है। और हम जानते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। और इसलिए मैं आग्रह से आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस मंत्र को न भूलें। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के अभूतपूर्व विकास के लिए ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि संपर्क मार्गों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के तहत विद्युत आपूर्ति जैसे बहुत से काम किए गए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग भी सुनिश्चित हो जाए और उसका भी शुभारंभ हो जाए और हर व्यक्ति ये एहसास करे कि अगर गांव में मेरा मकान है तो ये शहर के किसी मकान से कम कीमत वाला नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री गणों के प्रयत्न से आज हमारे कुछ हितग्राही हैं जिनको इनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है उस पर बैंक लोन भी देने का काम कर रहा है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बंधुओं में विश्वास भी जागृत होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी का उपयोग भी होगा और उनके परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है अगर आगे कुछ काम करना चाहती है तो यह प्रॉपर्टी उसके विकास में भी निश्चित रूप से काम आएगी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना और संपत्ति कार्ड वितरण से बहुत खुश हैं। लोगों ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। पीलीभीत जिले के एक लाभार्थी विपिन कुमार ने कहा कि इस योजना से गांवों में भूमि और संपत्ति विवाद समाप्त होंगे। मैं विपिन कुमार ग्राम नारायणपुर जमीमा पूरनपुर जनपद पीलीभीत का निवासी हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है वो हम ग्रामीणों के लिए काफी अच्छी साबित होगी। हमें घर का मालिकाना हक मिलेगा और इससे घर पर बैंक से कर्ज भी ले सकेंगे। गांव में विवाद भी खत्म होगा, इससे हम सब चिंता मुक्त जी सकेंगे और गांव का विकास भी बिना किसी झंझट के होगा। हरियाणा में ग्रामीण वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का स्वागत किया है। करनाल, पंचकुला और भिवानी में आकाशवाणी संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस शुरूआत से लोगों के जीवन में सुधार आएगा और वित्तीय तौर पर वे सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि इससे उनके घरों के अतिक्रमण का भय भी दूर हो गया है। पंचकुला के दलबीर ने कहा कि उन्हें इससे बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी।
सिंह है। मैं गांव खेड़ी जिला पंचकुला का रहने वाला हूँ। आज मुझे मेरी जमीन का रजिस्ट्री मिली है, जो नरेंद्र मोदी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और इससे मुझे आगे लोन लेने में लाभ मिलेगा। मैं जिम्मेदारी का काम करता हूँ, खेती बाड़ी का, और इसमें मैं अपना जमीन का खेती करने के लिए अपना ट्रैक्टर वगैरह का लोन ले सकता हूँ और इससे मुझे बहुत लाभ होएगा। मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हाथरस घटना की जांच का मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस जांच के लिए एक दल गठित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना प्रमुख जांच एजेंसी की उपयुक्त शाखा को सौंप दी गई है और जांच दल प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शीघ्र ही फोरेंसिक विशेषज्ञों के दल के साथ अपराध स्थल पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले की रिपोर्ट के 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी नए परामर्श में यौन अपराधों के मामलों की जांच पर नजर रखने को भी कहा है, ताकि आरोप पत्र समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र से बाहर संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना मिलने पर भी कानून पुलिस को एफआईआर या 0 एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध भी ऐसे संज्ञेय अपराधों में आते हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं और मंदिर खोले जाने की अनुमति नहीं देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय, प्रदेश महिला शाखा की अध्यक्ष उमा खापरे और उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कल संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी बड़े राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आज जारी किए जाने की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड ने सभी चरणों के लिए अपने 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के एक उम्मीदवार और पूर्व मंत्री मनोज कुमार कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर चुनाव क्षेत्र से पार्टी का चुनाव चिन्ह वापस कर दिया है। वे कुढ़नी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हालांकि सीट बंटवारे में ये चुनाव क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षित चुनाव कराने के इंतजाम कर लिए गए हैं। पहले चरण के लिए 71 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। इस चरण में ज्यादातर चुनाव क्षेत्र नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे हैं। चुनाव वाले क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां पहुंच गई हैं। वहीं वेब प्रेक्षकों की निगरानी में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न एजेंसियों ने अब तक 6.25 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इधर सुरक्षित चुनाव कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग चुनाव कर्मियों को कोविड रक्षा किट उपलब्ध कराएगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वोटरों को मतदान के दिन वोट डालने के लिए डिस्पोजल दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पिछले वर्ष अगस्त तक 12,413 किलोमीटर लंबी कुल 322 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 3,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। 34,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए तुअर और उड़द के खुदरा मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि को कम करने और इन दालों की आपूर्ति में बढ़ोतरी करने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुदरा मूल्यों को ज्यादा असरदार बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अथवा गतिशील आरक्षित मूल्य डीआरपी इनमें से जो भी कम हो उसके अनुसार खुदरा मूल्यों को संशोधित करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने राज्यों को 2018 के खरीफ स्टॉक के लिए 79 रुपए प्रति किलो और 2019 के खरीफ स्टॉक के लिए 85 रुपए प्रति किलो के खुदरा मूल्यों पर धुली उड़द बेचने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 2 करोड़ 83 लाख से अधिक किसानों से 32,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 6,065 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने पिछले 6 वर्षों में गांवों के लिए जितना कार्य किया है वो पिछले 6 दशक में भी नहीं हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाथरस घटना मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86% से अधिक हुई। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नडाल का सामना नोवाक जोकोविच से होगा और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से और अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। देश में अब तक 60 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देश के आधे से अधिक संक्रमित रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 60,77,000 हो गई है। देश में इस समय कुल 8,67,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड से मृत्यु दर 1.54% के साथ विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 74,383 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोविड से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 70 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटों में 918 लोगों के मरने के साथ ही देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,08,334 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 10,78,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिससे कोविड जांच की कुल संख्या 8 करोड़ 68 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में लोगों से सभी तरह की सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की भी सलाह दी है। रविवार संवाद की 5वीं कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें और ढिलाई बिल्कुल न बरतें। सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,221 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक कुल 1,30,897 रोगी कोविड-19 से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने की दर 87% को पार कर गई है।
गुजरात में अब तक कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 1.5 लाख से अधिक हो चुके हैं। कल 1456 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 49,61,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 51,288 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 252 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 176 नए मामले सामने आए। इस वक्त 15,958 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 81 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 10 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,560 हो चुकी है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने नए मामले सामने आने के बाद शहर के 13 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जन सहयोग से प्रशासन ने अनुकरणीय कार्य किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला परिषद ने उन ग्राम पंचायतों में हरा झंडा लगाने को कहा है जहां पिछले 28 दिनों से कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। थाने के ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और परीक्षण करने के लिए एक टीम बनाई गई है। इन टीमों में चिकित्सा अधिकारी, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक और आंगनवाड़ी सहायक शामिल है। कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों के स्क्रीनिंग के अलावा इन टीमों के सदस्य ग्रामवासियों को संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक स्वच्छता बनाए रखने के तौर तरीके की भी जानकारी देती है। थाने जिला परिषद के सीईओ रूपाली सतपुते ने जानकारी दी है कि थाने ग्रामीण में 250 से अधिक गाँवों में से लगभग 209 गाँवों में एक महीने से अधिक समय से कोविड का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि अगर कोई गांव में 28 दिनों तक कोविड-19 के एक भी नए मामले सामने नहीं आते हैं, जिला परिषद के निर्देश पर वह ग्राम पंचायत द्वारा एक हरा झंडा फहराया जाता है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित 44,150 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 91.66% हो गई है। कोविड-19 से बचाव और राहत उपायों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए हर तरफ से दान राशि प्राप्त हो रही है। राज्य में कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 394 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। ये धनराशि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में वृद्धि और अन्य आवश्यक कार्यों पर खर्च की जा रही है। ये राशि बड़ी कारपोरेट कंपनियों, लघु उद्यमियों, सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों और आम लोगों से प्राप्त हो रही है। ये उल्लेखनीय है कि विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के अनेक स्कूली छात्र अपनी जेब खर्च से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर रहे हैं। कुछ अन्य प्रकार के दान में रोगाणुनाशक, चिकित्सा उपकरण और अस्पताल से संबंधित अन्य सामग्री भी शामिल है। नागरिक समाज महामारी से उत्पन्न समस्याओं से निपटने में अहम भूमिका निभा रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अरुण होरा। पुदुचेरी से हमारी संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोविड के नए मामलों में कमी देखी गई है। आज 320 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए और 4 लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह अब यहाँ 4,695 सक्रिय मामले हैं। केंद्र शासित प्रदेश के 4 क्षेत्रों से 336 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 4 लोगों की इस रोग से मृत्यु हो चुकी है। अस्पतालों में 1,662 लोगों का इलाज चल रहा है और 3,033 लोगों को घर में ही क्वारंटीन किया गया है। अब तक यहाँ इस वायरस से 31,549 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 21,291 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 563 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 19 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूलों के फिर से खोले जाने के दौरान आवश्यक एहतियात के लिए मानक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा कल जारी कर दिए गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि छात्रों को इस दौरान स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। स्कूलों को कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग छात्रों और शिक्षकों के लिए अति आवश्यक होगी। स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पाली के बाद स्कूल और कक्षाओं को विसंक्रमित करना जरूरी होगा। छात्रों को कक्षाओं के अंदर 6 फुट की दूरी पर बैठने का पालन करना जरूरी होगा। छात्रों को स्कूल ले जाने वाली बसों तथा अन्य वाहनों को बेहतर ढंग से विसंक्रमित करने की व्यवस्था जरूरी रहेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने लोगों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड के खिलाफ जन आंदोलन के लिए सुझाए गए 3 उपायों का ईमानदारी से पालन करें। Please be careful. Keep the mask on, maintain social distance and keep hygiene, personal hygiene. Your health now is in your hands and others' health is also in your hands. That means we have to protect each other now. It's a very challenging time. But if we all respect each other's health, we will protect our own and also the others. My request to my fellow Puducherrians is, please be careful, extra careful, particularly in social distancing and masking and personal hygiene. I wish you all a very good health. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नाडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। सेमीफाइनल में नाडाल ने डियागो स्वार्ट्जमैन को और जोकोविच ने स्टेफनोस चित्सिपास को पराजित किया। 12 बार के फ्रेंच ओपन खिताब जीत चुके राफेल नाडाल का लक्ष्य रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी करना है। महिला सिंगल्स फाइनल में कल पोलैंड की ईगा श्योंतके ने अमेरिका की सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। IPL क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अबुधाबी में आज ही मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दुबई में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हरा दिया। अबुधाबी में दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स 6 में से 5 मैच जीतकर 10 अंक के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। मुंबई इंडियंस दूसरे और कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे स्थान पर है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर हल्की या गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शहर में मुख्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 8 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 14 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में बादल छाए रहने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड से ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और लोग आत्मनिर्भर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने पिछले 6 वर्षों में गांवों के लिए जितना कार्य किया है वो पिछले 6 दशक में भी नहीं हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाथरस घटना मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86% से अधिक हुई। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज राफेल नाडाल का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। और IPL क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से और अबुधाबी में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।